सोनी के नए स्मार्टफोन्स अनाउंस हो चुके हैं और जैसा मैंने इसके रूमर्स वाले वीडियो में बताया था उससे तो बहुत कुछ अलग हुआ है। तो इस वीडियो में सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 6 के बारे में बात करेंगे, इनमें कैसे अपग्रेड्स हुए हैं और ये अपग्रेड्स एक्चुअली अच्छे हैं या नहीं। इस डिवाइस को इसके प्रीडेसेसर यानी कि एक्सपीरिया 1 Mark 5 से सिर्फ स्पेकशीट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई अपग्रेड हुआ भी है या नहीं, क्योंकि इसमें जनरेशनल लीप जैसा शायद कोई अपग्रेड नहीं है। वैसे भी किसी और ब्रांड के डिवाइसेस में नहीं होता है, लेकिन हाँ, सोनी इस डिवाइस से जनरल ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट कर रहा है ताकि ये सिर्फ उन टेक एंथुजियास्ट के लिए ना रहे जिन्हें एक प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ोन चाहिए, और इसकी वजह से इसमें कुछ डाउनग्रेड्स भी देखने को मिले हैं। तो शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। और सबसे पहली चीज़ जो कोई भी सोनी का फ़ैन नोटिस करेगा वो है इसका फॉर्म फैक्टर। सोनी के एक्सपीरिया लाइनअप में बहुत यूनिक फॉर्म फैक्टर था, मेनली इसके डिस्प्ले की वजह से। इनमें 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले यूज़ होता था, जिसकी वजह से ये फ़ोन्स ओवरऑल बहुत पतले होते थे। बट फाइनली सोनी अब नॉर्मल फ़ोन्स बनाना चाहता है, पता नहीं क्यों, और इस बार थोड़ा और वाइड फ़ोन मिलेगा जैसा बाकी ब्रांड्स के डिवाइसेस होते हैं। मुझे और बहुत से सोनी के फैंस को ये चेंज उतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो टॉल फॉर्म फैक्टर एक्चुअली अच्छा लगता था, इन्हें होल्ड करना थोड़ा ईजी होता था और ये सोनी के स्मार्टफोन्स को बाकी ब्रांड से थोड़ा अलग भी रखता था। उसके अलावा इसमें एक्सपीरिया 1 Mark 5 की तरह टेक्सचर्ड रेयर डिज़ाइन मिल जाएगा और उसके साथ साथ इसमें वही नो टूल सिम ट्रे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और डेडिकेटेड कैमरा शटर और हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। और ये फ़ोन्स काफ़ी ड्यूरेबल है। इसमें सामने गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की, और इसमें IP65-68 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी है, और इसमें 3 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे मैं इस फ़ोन के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसे एक्सपीरिया 1 Mark 5 से भी कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देन इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको ये एक डाउनग्रेड लगेगा। तो एक्सपीरिया 1 सीरीज़ में मोस्टली 4K OLED डिस्प्लेस देखने को मिलते थे, बट इस डिवाइस में 4K की जगह सिर्फ फुल HD+ OLED डिस्प्ले है, 2K भी नहीं, सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन। इसको जस्टिफाई करने के लिए सोनी ने कहा है कि उस 4K पैनल की वजह से वो डायनेमिक रिफ्रेश रेट अचीव नहीं कर पा रहे थे, जो इस डिवाइस में मिल जाता है। इसमें 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिससे बैटरी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होनी चाहिए। वैसे रेजोल्यूशन कम करने की वजह से भी इंप्रूव होनी चाहिए, उसके बारे में बैटरी सेक्शन में बात करेंगे। कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी हैं। डिस्प्ले में अपस्केलिंग के लिए नया AI टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है जो सोनी के ब्राविया टीवीज़ में मिलता है, और आउटडोर परफॉर्मेंस के लिए इसमें सनलाइट विजन मिलता है जिससे इसकी स्क्रीन 50% ज़्यादा ब्राइट रहेगी। और वो 21:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो भी जा चुका है, उसकी जगह अब और कन्वेंशनल 19.5:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा ज़्यादातर कंटेंट के लिए। वैसे तो ये नया एस्पेक्ट रेशियो ही अच्छा है, 21:9 सिर्फ मूवीज़ के लिए अच्छा है, और उसके अलावा ऑलमोस्ट सारा कंटेंट 18:9, 16:9 या फिर 4:3 में मिलता है। प्लस ज़्यादातर एप्लीकेशंस भी इतने टॉल एस्पेक्ट रेशियो के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम रील हाइट वाइज स्ट्रेच होने की वजह से साइड से थोड़े क्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस रील का थोड़ा सा हिस्सा नहीं दिखता है। अब क्योंकि ये अभी भी एक प्रोफेशनल फ़ोन है तो उसके लिए अच्छी स्टोरेज भी होनी चाहिए। तो इसमें 256 GB की और 512 GB की स्टोरेज ऑप्शंस हैं, और इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है, वो भी अप टू 1.5 टेराबाइट्स। और परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट मिल जाता है और 12 GB की रैम भी मिल जाती है। प्लस इसमें गेमिंग के लिए भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। इनका गेम एनहांसर काफ़ी अपग्रेड हुआ है जिससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाता है। प्लस इसमें एक नया FPS ऑप्टिमाइज़र का भी ऑप्शन है जिससे ये गेम्स के फ्रेम रेट को भी मेंटेन करके रखता है, और इससे डिवाइस का पावर कंजम्पशन और टेम्परेचर्स भी मेंटेन रहते हैं। और टच प्रेसिजन को भी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें इन गेम ऑडियो इक्वलाइजर भी मिल जाता है और फ़ोन से डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में भी थोड़े इंप्रूवमेंट्स हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 मिल जाता है, और जैसा हम चाह रहे थे कि बाकी ब्रांड्स की तरह इनमें भी ज़्यादा अपडेट्स मिलने चाहिए, पिछले डिवाइस से ज़्यादा अपडेट्स तो मिल जाएंगे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। इसमें 3 साल के मेजर OS अपडेट्स मिल जाएंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। प्लस ये स्टॉक एंड्रॉयड पे चलता है, बस सोनी की तरफ से थोड़े बहुत एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्विक टॉगल बार थोड़ा सा अलग है, और कुछ सोनी के फीचर्स हैं जैसे कि मल्टी विंडो स्विच, साइड सेंस बार, एक्सटर्नल मॉनिटर, वही जो एक्सपीरिया डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। फिर इनकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है? इसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है और ये बहुत इंप्रूव हुई है। सोनी ने थोड़ा और डेंस बैटरी यूज़ किया इस फ़ोन के लिए, और इसमें 2 दिन का बैटरी यूजेज भी क्लेम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने इसे टेस्ट करके कंफर्म भी किया है, और ये प्रोबेबली सबसे अच्छे बैटरी के लिए नॉमिनेट भी किया जा सकता है। ये मेनली इस डिवाइस के ऑप्टिमाइजेशन और नए चिपसेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, और इसमें नया वेपर चेंबर कूलिंग भी है जिसकी वजह से ये फ़ोन ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। और इसमें कुछ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जैसे कि अडेप्टिव बैटरी और बैटरी केयर भी है, जिससे इनकी बैटरी लाइफ बहुत लंबे समय तक रहेगी। इनकी चार्जिंग स्पीड्स कहीं मेंशन नहीं है,
लेकिन अराउंड 30 वाट की वायर चार्जिंग और 10 to 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी और इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। और इसके अलावा जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो भी बहुत इम्प्रूव हुए हैं। ये पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड हैं और ज़्यादा लाउड भी। पर ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा लाउड है तो उसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी कम हो गई है। इनकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पर इसके साथ ऑडियो कस्टमाइजेशन के लिए भी कई फीचर्स मिल जाते हैं। और ऑडियो के बारे में एक और चीज़ कि इसमें हेडफोन जैक भी है और सोनी ने इसमें बोला है कि ये पहले से भी बेहतर है क्योंकि इसमें प्रीमियम ऑडियो सर्किटरी का यूज़ किया गया है। अब उससे एक्चुअली कितना फ़र्क पड़ता है और जनरल ऑडियंस को कितना डिफरेंस समझ आएगा वो नहीं कह सकते। पर अब बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। सोनी का फ़ोन है तो कैमरास की बात तो होगी और इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट वैसे भी कैमरास ही होते हैं। तो जैसा अनाउंस होने के पहले कुछ रूमर्स में देखने को मिला था वैसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जब ये फ़ोन अनाउंस हो रहा था तब मैं खुद शॉक था कि पूरे कैमरा सेक्शन में इनके सेंसर रेजोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो 3 रेयर कैमरास हैं और Xperia 1 Mark 5 से कंपेयर करें तो तीनों के सेंसर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल के, जो रूमर्स के हिसाब से तीनों 48 मेगापिक्सल के होने वाले थे। वैसे भी मेगापिक्सल से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेजर चेंज है और जिसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ और ये वाला रूमर से भी बेहतर है और ये इनके टेलीफोटो कैमरा में है। Xperia 1 Mark 5 के टेलीफोटो कैमरा में 85 mm से 125 mm का ऑप्टिकल जूम था। रूमर्स के हिसाब से ये जूम 85 से 135 mm का होने वाला था, लेकिन अब ये Xperia 1 Mark 6 में 85 mm से 170 mm का ट्रू ऑप्टिकल जूम है। और सोनी उतना सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग पे रिलाई नहीं करता है तो जो इनका मैक्सिमम डिजिटल जूम है वो भी ज़्यादा नहीं है। अराउंड 21x का डिजिटल जूम मिल जाता है। प्लस टेलीफोटो कैमरा में एक और सरप्राइजिंग फीचर है, वो है टेलीफोटो मैक्रो। मेरी पिछली वीडियो में मैंने Huawei Pura 70 अल्ट्रा के बारे में बात किया था और उसमें भी ये फीचर देखने को मिलता है और प्रोबेबली सिर्फ इन दोनों फ़ोन्स में ये फीचर मिलता है। इस फीचर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज से इमेज क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है उसे मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल कैमराज में देखें तो ज़्यादातर मैक्रो लेंस ज़्यादा फोकल लेंस के जैसे कि 100 mm के टेलीफोटो लेंस होते हैं जो स्पेसिफिकली मैक्रो फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं। इनकी हेल्प से सब्जेक्ट पर बेहतर फोकस मिल जाता है और बेहतर बोका इफेक्ट भी। और यही चीज़ इन दोनों स्मार्टफोन्स में Pura 70 अल्ट्रा और Xperia 1 Mark 6 में देखने को मिल जाता है। तो इस टेलीफोटो मैक्रो की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से क्लिक कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। वेल, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे टेलीफोटो मैक्रो सिर्फ 120 mm के फोकल लेंथ पे काम करेगा, मोस्ट प्रोबेबली और फ्लेक्सिबल फोकस के लिए। बाय द वे, इस मोड में ऑटो फोकस नहीं मिलता है, ये पूरा मैनुअल फोकस पे चलता है, लेकिन इनकी इमेजेस बहुत अच्छी रहती है तो ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। और हाँ, इनके अल्ट्रा वाइड कैमरा में क्लोजअप मोड भी ऐड हुआ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोज जाने पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। एक और चेंज इनके सॉफ्टवेयर में हुआ है। अगेन, ये मेजर ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग पहले से Xperia के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनको कैसा लगेगा नहीं कह सकते। Xperia 1 Mark 5 तक 4 अलग अलग कैमरा एप्लीकेशंस होते थे, एक बेसिक कैमरा ऐप, एक फोटोग्राफी प्रो, एक वीडियोग्राफी प्रो और एक सिनेमा प्रो। सबके अलग अलग यूजेस होते थे, बट Xperia 1 Mark 6 से सिर्फ एक ही कैमरा एप्लीकेशन रहेगा। इसका UI बेसिक कैमरा ऐप जैसा रहेगा और प्रो मोड भी मिल जाएगा, लेकिन ये उतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। पहले प्रो ऐप्स का जो लेआउट था वो सोनी के प्रोफेशनल कैमरास के लेआउट जैसा ही था, बट अब ये प्रो मोड का भी UI बेसिक कैमरा ऐप जैसा ही है, तो वैसा एकदम प्रोफेशनल वाली फीलिंग नहीं आएगी। सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली जूम लेवल्स में, बेसिक कैमरा में मल्टीपल्स के टर्म्स में जैसे 1x और 2x जूम लेवल्स, और प्रो मोड में फोकल लेंस के टर्म में जैसे कि 24 mm और 48 mm। और हाँ, अब मेन कैमरा में 2x जूम यानी कि 48 mm का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये इन सेंसर जूम होगा जैसा आईफोन 15 की सीरीज़ में देखने को मिलता है और उसके साथ 48 मेगापिक्सल्स के भी इमेज का मोड मिल जाएगा। और ये सिंगल कैमरा एप्लीकेशन का जो करंट ड्रॉबैक है कि प्रो मोड अभी सिर्फ फोटोग्राफी के लिए है। वीडियो प्रो और सिनेमा प्रो के फीचर्स अभी इस फ़ोन में नहीं मिलेंगे। वीडियो प्रो अगस्त के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट में आएगा और सिनेमा प्रो का अभी कोई पता नहीं है। फिर इनके कैमरास का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंप्रूव हुआ है। इसमें अब और बेहतर बोका देखने को मिल जाएगा, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में, जिसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू अचीव किया जाता है। थोड़ा और इम्प्रूव्ड HDR देखने को मिल जाएगा। बस इतना ही है कि जितना प्रोसेसिंग बाकी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है उतना इसमें नहीं लगेगा। सोनी के डिवाइसेस से जो इमेजेस मिलती है वो काफ़ी नेचुरल होती है, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा इमेज प्रोसेसिंग नहीं होती है। इसकी वजह से सोनी की इमेजेस ज़्यादातर लोगों को उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं उनको ऐसी नेचुरल इमेजेस और वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली एडिटिंग के लिए।
जहाँ पे वो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने कुछ रिव्यूज़ में नोटिस किया था कि इसमें अभी भी कंप्यूटेशनल फ़ोटो मोड को टॉगल कर सकते हैं, यानी अगर बिना कोई प्रोसेसिंग की एकदम नेचुरल इमेज चाहिए तो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर थोड़ा सा एनहांसमेंट चाहिए तो उसके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलता ही है। इसमें एस सिनेटोन पिक्चर प्रोफाइल मिल जाता है जिससे बहुत अच्छे स्किन टोन्स मिल जाते हैं, और ओवरऑल भी देखें तो इस डिवाइस का कलर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और उसके साथ एक बहुत ही अच्छा फीचर जो सोनी के टॉप एंड अल्फा 9 मार्क 3 में देखने को मिला था वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा, और वो है ह्यूमन पोज एस्टिमेशन। इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड AI यूज़ होता है जिससे ये हमारी पूरी बॉडी को ट्रैक कर सकता है और हमारी पोजीशन और मूवमेंट का अंदाज़ा भी लगा सकता है। इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छा फोकस और ट्रैकिंग मिल जाता है, स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग में, और इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। अगेन वीडियो प्रो अगले अपडेट में देखने को मिलेगा। अभी बेसिक कैमरा है और अप टू 4K 120 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग तीनों ही रेयर कैमराज में मिल जाएगी। और लास्टली फ्रंट कैमरा में भी थोड़े इंप्रूवमेंट हुए हैं सर सॉफ्टवेयर लेवल पे। हार्डवेयर इसका भी Xperia 1 Mark 5 के बराबर है। इनमें अब और भी अच्छी प्रोसेसिंग और बेहतर HDR मिल जाएगा, प्लस पोर्ट्रेट मोड में भी अब और अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये सच में एक इम्प्रूवमेंट है या फिर सिर्फ एक रीडिज़ाइंड Xperia 1 Mark 5? एक्चुअली रीडिज़ाइंड ही लग रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस वाइज देखें तो कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिख रहा है। सिर्फ टेलीफोटो कैमरा में एक्स्ट्रा जूम है, पूरा फॉर्म फैक्टर चेंज हुआ है, नया प्रोसेसर है और एक्स्ट्रा 500 GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज। इसका डिज़ाइन सेम, प्रोटेक्शन सेम, तीनों रेयर कैमराज और फ्रंट कैमराज के सेंसर सेम, बैटरी कैपेसिटी भी सेम, प्लस डिस्प्ले जिसमें 4K से सीधा 1080p रेजोल्यूशन का डाउनग्रेड। तो नॉर्मली अगर कोई ये फ़ोन लेना चाहेगा और पिछले फ़ोन से कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली वो Xperia 1 Mark 5 ही प्रेफर करेगा, क्योंकि अब वो 1 साल पुराना ज़रूर है तो ऑब्वियसली प्राइस भी कम हो गया होगा। इस फ़ोन के प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी सेम अराउंड 1300 यूरोस। बस इतना है कि स्पेसिफिकेशंस वाइज इसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं, इवन वो स्क्रीन रेजोल्यूशन का डाउनग्रेड वाला चेंज, वो सब अच्छे चेंजेस हैं। हाँ, 1080p की जगह 2K डिस्प्ले यूज़ कर सकते थे, लेकिन सोनी को मल्टीमीडिया वाला सेगमेंट हैंडल करना आता है, तो वो ब्राविया का एनहांसमेंट और वो एडिशनल ब्राइटनेस, ये सब एक्चुअली अच्छे चेंजेस हैं। और बाकी चीज़ों में भी, इनकी ऑडियो वाइज, बैटरी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके कैमरा वाइज जितने भी चेंजेस इनकी स्पेकशीट में नहीं दिख रहे हैं वो सब बहुत ही बड़े अपग्रेड्स हैं। एक और न्यूज़ है कि ये डिवाइस USA में भी अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन सोनी का ये मूव एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। इस फ़ोन में ऐसे कई चेंजेस किए गए हैं जो मेजर ऑडियंस को टारगेट करेगा, लेकिन फिर इसे US में लॉन्च नहीं करना, ये थोड़ा समझ के परे है। हाँ, इनकी मेन ऑडियंस जापान में है, तो हो सकता है कि पहले वहाँ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हों और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। बट अभी के लिए तो यही न्यूज़ है कि US में भी ये अभी लॉन्च नहीं होगा। ऐसा इंडिया में भी कुछ साल पहले हुआ था जब सोनी ऑफिशियली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट से निकल गया था, और सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के स्मार्टफोन मार्केट से निकलना पड़ा था, मेनली बिकॉज इनकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं रही है। इनके कंपटीशन के कंपैरिजन में ये बहुत पीछे रहे हैं। तो क्या ये 1300 यूरोस की प्राइस जस्टिफाइड है? आई डोंट नो, आप डिसाइड करिए, क्योंकि सोनी के स्मार्टफोन्स हमेशा से महंगे ही रहे हैं और मेजर ऑडियंस को कैसा लगता है वो तो इनके फर्स्ट सेल के बाद ही पता चलेगा। मेरे लिए सोनी के स्मार्टफोन्स हमेशा से फेवरेट रहे हैं। मुझे अगर मौका मिला तो इस फ़ोन को ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा। अब फ़िलहाल अफोर्ड तो नहीं कर सकता हूँ। सो एनीवेज, आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।